दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपको हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज नेपाल की मीडिया में पूरी चर्चा प्रधानमंत्री की उस बयान को लेकर है जो उन्होंने 2 दिन पहले सरदार प्रीतम सिंह जी के एक पुस्तक पर के विमोचन पर उन्होंने अपनी विचार प्रकट की थी। मैं बता दूं कि आज के यहाँ के समाचार पत्र और ख़ास करके कांतिपुर जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली है और सबसे ज़्यादा भारत का विरोध करने वाली पत्रिका है, दैनिक पत्रिका, उसने फ्रंट में यह समाचार प्रकाशित किया है। मैं वह समाचार पढ़कर सुनाता हूं। दाहाल को अराजनीतिक र असंवैधानिक अभिव्यक्ति को संदेश, प्रधानमंत्री न पाए दिल्ली जानू। अब ये इसका हेडिंग है और इसने कार्टून भी इस पर रखा है। बहुत अच्छा कार्टून है, आप देख सकते हैं इसमें। और इसका पहला लाइन मैं पढ़कर सुनाता हूं। किस तरह इसने शुरुआत की है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति ले फेरी विवाद में पड़ेगा छन्। आफूलाई प्रधानमंत्री बनाउन व्यवसायी प्रीतम सिंहले धेरै मेहनत गरेको र दिल्ली समेत धाएको दाहालले बताएका हुन्। अब देखिए, प्रीतम सिंह व्यवसायी यह नाम यहाँ उल्लेख किया गया है। अब उसके नीचे लिखा गया है कि नेपाल में पहलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदाय का प्रीतम सिंह माथि किरणदीप सिन्धुले लेखेको पुस्तक रोड्स टू द भ्याली, द लिगेसी ऑफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल, चेंजिंग नेपाल्स लैंडस्केप, किरणदीप संधु द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक है। प्रधानमंत्री महोदय पहुंचे थे इस पुस्तक का विमोचन करने। आप आइए, यहाँ की पत्रिका और यहाँ के राजनेता सरदार प्रीतम सिंह को किस तरह देखते हैं, वह 2 दिन की अभिव्यक्ति से पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री ने बहुत ही भावुकता के साथ कहा प्रीतम सिंह पर, और जबकि पत्रिका लिखती है कि पहला व्यक्ति ट्रक लाने वाले यही हैं। लेकिन अगर माना जाए तो नेपाल के व्यवसाय क्षेत्र में, खास करके ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उसका शुरुआती विकास प्रीतम सिंह को ही वह क्रेडिट जाता है। इतना ही नहीं, प्रीतम सिंह ने केवल यातायात की विकास नहीं की है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका उतना ही योगदान है और सामाजिक क्षेत्र में भी इनका वही योगदान है। तो जिस प्रीतम सिंह को नेपाल को आभार प्रकट करना चाहिए, उस प्रीतम सिंह को व्यवसायी कह के यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। और कांतिपुर ने क्या किया है कि तो 2-3 ठो नेपाल के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ का नाम मैं आपको बता दूं। यहाँ पर 2-3 चीज़ है कि एक पूर्व राजदूत नीलांबर आचार्य जी हैं जो कि इसका विरोध किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनना भारत को अनुहार हेरने प्रवृत्ति ठीक होई न, इस तरह की बात कहे हैं। राजनीति शास्त्री अब हरी शर्मा जी भी इसी तरह की बात कहे हैं। और एमाले प्रचार विभाग के प्रमुख राजेंद्र गौतम, एमाले तो खोज ही रहा था कि कोई नुस्खा मिले जो कि इन पर किया जाए। और आज ही अभी खबर आई है कि एमाले संसदीय दल की बैठक बुलाई है और संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री के अभिव्यक्ति के प्रति आपत्ति प्रकट की है। और वो हो सकता है कि संसद में भी ये मुद्दा लेकर जाए। ये चूंकि बढ़ रहा है, उनको एक ठो मिल गया है और उसको लेकर प्रधानमंत्री पर अब ये तानातानी कसेंगे। अब आइए, मैं बात कर रहा हूँ जो
सरदार प्रीतम सिंह नेपाल को कुछ देने आए यहाँ, जिसका जन्म कश्मीर में हुआ और कश्मीर छोड़ के वो नेपाल में आए और ट्रक लेकर आए, ऐसा ट्रक लेकर और पूरा यातायात क्षेत्र का विकास किया। और उन पर यदि उनके जीवनी पर यह किताब लिखी गई है, 300 से ज़्यादा पेज की यह किताब है और उसमें केवल यही बताया गया है कि सरदार प्रीतम सिंह ने नेपाल में क्या क्या किया। मैं खुद अपने आँख से एक बार देखा हूँ कि जब भूकंप का समस्या यहाँ पर था तो उस समय प्रीतम सिंह जी गुरुद्वारा में अकेले बैठकर हजारों लोगों का खाना अपने से बनवाकर परोस परोस के भेजते थे और नेपालियों को खिलाया है और पाला है। और आज उस नेपालियों के मुंह से उन्हें एक व्यवसायी, उनको एक भारतीय कहकर पुकारा जा रहा है। यह कहाँ तक न्याय है? क्या हमारा संस्कार यही है कि अगर प्रधानमंत्री ठीक है बोल दिए, प्रधानमंत्री बहुत ही भावुक होकर उस समय बोले, उनका वीडियो भी है और उनका ये मतलब नहीं था कि भारत हमको नेपाल में प्रधानमंत्री बनाता है। और उस समय उन्होंने यही इच्छा व्यक्त की थी कि हाँ, प्रीतम सिंह जी भी हमारा प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे और इसके लिए बहुत जगह वो प्रचार भी किए और कोशिश भी की है और दिल्ली में भी कोशिश की है। तो दिल्ली में कोशिश की है, इस पर इन पत्रिका को आपत्ति है और यहाँ के राजनेताओं को आपत्ति है। क्या इससे आप अलग कह सकते हैं कि क्या हमारे प्रचंड जी कहाँ के प्रोडक्ट हैं? माओवादी कहाँ का प्रोडक्ट है? क्या हम वो मेरठ को भूल सकते हैं जहां से पूरा माओवादी आंदोलन शुरू हुआ? क्या जो दिल्ली समझौता किया गया उसको हम हटा सकते हैं? उसको हम याद नहीं कर सकते हैं क्या? दिल्ली समझौता में क्या किया गया? तो ये सारी बात हम भूल गए और एक ठो अगर प्रधानमंत्री ये कह दिए कि हमारा प्रीतम सिंह जी मेरे लिए प्रयास किए, तो वह नेपालियों को आज बहुत कस के लग रहा है और वहाँ पर सार्वभौमिकता दिख रहा है, वहाँ नेपाल की जनता दिख रही है, लेकिन और सब चीज़ नहीं दिख रहा है। आप थोड़ा अगर हमारा काम है आरएनए टेस्ट करना और मैंने इसी संदर्भ में आरएनए टेस्ट जब किया तो एक आर्टिकल मेरे सामने में आ गया है जो कल ही हमारा ही हिमालय पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। नेहरू से मोदी तक, क्या नेपाल ने अपनी सुरक्षा नीति से भारत को संतुष्ट किया है? आप देखिए, यह इस आर्टिकल को स्वर्गीय प्रदीप गिरि जी ने खोज कर भारत से लाया था, जिसमें नेहरू जी का पत्र है और उस आर्टिकल को उन्होंने नेपाली में अनुवाद किया। और नेपाली में मैं बता देता हूं, जिन लोगों को परेशानी है वो खोज लेंगे। नेपाली दैनिक नया पत्रिका अंक 3 नवंबर 2018, इसको फिर से सुनिए। नया पत्रिका अंक 3 नवंबर 2018 में नेपाली कांग्रेस के सांसद स्वर्गीय प्रदीप गिरि द्वारा अनुवादित पत्र का हिंदी अनुवाद। शीर्षक है नेपाल मा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अभिष्ट थिए न तर। ये आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली की बात जब उठी, जो प्रीतम सिंह जी एक दूसरे जगह घूमते थे और प्रचंड जी के समर्थन में बोल रहे थे, तो मैं उस संदर्भ में यह बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पर हमारी हिमालय पत्रिका में इसका अनुवाद किए हैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद मिश्र, जो कि निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, और नेपाली से हिंदी में अनुवाद है। आपको मैं कुछ पंक्ति यहाँ पढ़ रहा हूँ, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली का क्या देन है। अगर नेपाल की राजनीति का टेस्ट किया जाए तो तुम्हारा डीएनए में दिल्ली भरा हुआ है, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। लेकिन दिल्ली कहाँ से शुरू करता है, तो आइए आप अपने पूर्वज को देखिए।
जो यहाँ पर ये जवाहरलाल नेहरू ने उस समय राजा महेंद्र को पत्र लिखा था, और उसमें कहा गया है कि करीब 1 महीने से कुछ पहले ही प्राप्त हुआ था, राजा महेंद्र का पत्र उनको मिला था, और उस पर नेहरू जी लिखे हैं, आपकी सलाह के अनुसार अपने राष्ट्रपति जी को भी मैंने इस पत्र के अंतर वस्तु से अवगत कराया था। पत्रोत्तर देने में देर हो गई, इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी है नेहरू जी ने। फिर आगे उन्होंने लिखा है, इससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली केवल प्रीतम सिंह ही नहीं गए हैं, नेहरू जी लिख रहे हैं, इसी चिट्ठी से आपको मालूम हो जाएगा। नेहरू जी लिखते हैं, मेरी मुलाकात डॉक्टर गिरी से विक्रम संवत माघ 20 गते, यह पत्र लिखने का तो हो सकता है तारीख, पत्र का तारीख 20 गते और मिलने की तारीख 10 गते हो सकती है, जो कि नेहरू जी ने लिखा है। हुई 2 घंटों की बातचीत के क्रम में डॉक्टर गिरी ने वर्तमान परिस्थिति में आपके दृष्टिकोण के बारे में बताया, यानी कि राजा महेंद्र के दृष्टिकोण के बारे में बताया। साथ ही साथ मैंने भी उनसे अपना विचार व्यक्त किया। हमारा 2 सरकारों के बीच तत्काल ही उठने वाले विषयों के बारे में भी विमर्श हुआ। मैं अनुमान करता हूं कि हमारी बातों से डॉक्टर गिरी आपको अवगत कराए होंगे। इसके बावजूद उनके साथ हुई बातचीत के बारे में आपको लिखने की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा हूं। ये नेहरू जी के पत्र में है, जो मैं हमेशा से करता आया हूं। यदि हम लोग आपस में मित्रवत निष्कपट रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार ना करें तो वह आपके लिए अनुचित होगा, यह मेरे लिए भी। ये बात उन्होंने अपने पत्र में लिखी है, और उसके बाद जो कुछ बातें लिखी है वह भी मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ। केवल मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि ये दिल्ली आज की बात नहीं है, हमारे पूर्वजों की भी बात है। हाँ, नेपाल के साथ हमारी पहली संधि पुराने राणा प्रधानमंत्री के साथ हुई थी। यद्यपि उस समय की नेपाल सरकार की राजनीतिक एक आर्थिक रूपरेखा से हम पूरे सहमत नहीं थे, फिर भी हमने हस्तक्षेप करना उचित नहीं माना। कुछ दिनों बाद में आपके आदरणीय पिताजी, ये राजा महेंद्र को लिखा गया है कि कुछ दिनों बाद में आपके आदरणीय पिताजी उदारवादी थे, यह जानकर हम खुशी हुए। इसके साथ नेपाल में कुछ आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हुई। महाराजा धीराज आपके पिताजी ने, यानी कि महाराजा धीराज के पिताजी कौन थे? श्री 5 त्रिभुवन। पिताजी ने भारत के लिए प्रस्थान किया। स्वयं त्रिभुवन कैसे गए भारत में, यह भी आपको मालूम ही होगा। यथार्थता हुए एक नई उदारवादी शक्ति के नेता के रूप में देखे जा रहे थे। हमने उन्हें एक सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत किया। जब नेपाल की अवस्था खराब होने लगी थी तो राणा प्रधानमंत्री हमारे पास आए और संबंध करने के हेतु हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। मैं एक स्थिर तथा प्रगतिशील सरकार बनाने में सहयोग करने के लिए इच्छुक था। हमारे परामर्श के अनुसार झगड़ा रुक गया। ये उस समय की बात है। राजा नेपाल वापस गए, यानी राजा त्रिभुवन नेपाल वापस आ गए और नई सरकार की स्थापना हुई, जो एक संयुक्त सरकार थी। प्रारंभ करने के लिए राजा प्रधानमंत्री यथास्थान में रहे। ये उस समय की बात है, जो कि नेहरू जी के इस पत्र से आपको स्पष्ट होता है। नेपाल को बहुत ही प्रतिकूलता की अवस्था को भोगना पड़ा, जिसमें विशेष रूप में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव था। जब हमसे सहायता मांगी गई
हमने किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप आकांक्षा के बिना सहयोग करने का प्रयास किया। ये नेहरू जी की उदारता इस चिट्ठी में दिख रहा है। आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इस बार का ये हिमालय में भी है और आप नए पत्रिका आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ये लंबी चिट्ठी है। आगे उन्होंने फिर लिखा है, जब महाराज ने मंत्रिमंडल एवं संसद का दोनों सदनों को भंग कर दिया, राजा महेंद्र किए थे, सदनों को भंग कर देश के शासन का पूरा बागडोर अपने हाथ में लिए जाने की घोषणा की, तो मैं अत्यंत दुखी हुआ। ये उस समय की बात है जब राजा पूरा संसद विघटन कर दिए और पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लिए। मेरे जीवन भर का प्रशिक्षण एवं विचार के कारण इस तरह का अनुभव होना आवश्यक भी था, तथा अपने आंतरिक विश्वास के कारण यह कहता हूं कि आपने जो लक्ष्य लिया था उस कदम से इस लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं था। इस विषय में मेरी थोड़ी बहुत जो समझ है इसे मैं जनता को कहा भी था। मेरा अथवा मेरी सरकार की नेपाल में हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु भारत में विद्यमान सरकारी पद्धति के अनुसार संसद में मुझे बारंबार नेपाल के संबंध में प्रश्न पूछा गया और संसदीय प्रणाली के अनुसार मुझे उत्तर देना पड़ता था, जो मैंने पूरी संयमित तथा नियंत्रित भाषा में दिया। ये सारा इतिहास जो है सो आपको बता रही है कि दिल्ली कौन कौन गए हैं और कब कब गए हैं। क्या बीपी कोइराला कहाँ रह रहे थे, सुवर्ण शमशेर कहाँ थे, कैसे इंदिरा गांधी दोनों के बीच में सुलह करवाई थी, किस तरह उन लोगों को कहा गया था नेपाल जाइए नहीं जाइए। जब बीपी कोइराला आने लगे उस दिन भी वहाँ पर बरुआ साहब थे तो जाकर कहने गए कि अभी आप रुक जाइए, अभी मत जाइए। इस तरह का ये चिट्ठी है। इसी चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि भविष्य में चीन यह नहीं चाहेगा कि नेपाल का संबंध भारत से अच्छा हो, और वही चीज आज दिख रहा है जो मोदी जी कर रहे हैं। वो उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि चीन उस समय कह रहा था और आज चीन करके दिखा रहा है। तो मित्रों, मैं ये जो रख रहा हूँ ये इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम एक और जहाँ सरदार प्रीतम सिंह जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सकते थे, वहीं एक भावुक होकर हमारे प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने, पुष्पकमल दाहाल जी ने वहाँ यह बात कही थी कि हाँ सो प्रीतम सिंह जी मेरे लिए बहुत प्रयास किए थे। किसके लिए कौन प्रयास नहीं किया। ओली साहब जब बलुआटार में थे और सीधा दूत आकर सीधे बलुआटार में जाता है और बात करता है, और उस बात में क्या होती है वह अभी तक जिज्ञासा का विषय है, किसी को मालूम नहीं हुआ है जो क्या बात हुई नहीं हुई। तो आज अगर प्रचंड साहब बोल दिए तो ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ, एक बात मानना पड़ेगा, प्रचंड साहब को बोलना चाहिए या नहीं चाहिए ये अलग बात है, लेकिन हम अगर इतिहास उल्टा कर देखें तो इतिहास हमारा बीजिंग के तरफ इंगित नहीं करता है। इतिहास बताती है कि तुम्हारा संबंध दिल्ली से है। यह कल भी था, यह आज भी है और यह कल भी रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता है। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूं आपके प्रति। अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराइएगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।